नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने देखा किस प्रकार महाराणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को दो बार पराजित कर मेवाड़ को भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, भारत पर बाबर ने आक्रमण किया और भारत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित किया और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और भारत में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। और इसके बाद में बाबर का दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो मेवाड़ के राणा सांगा के साथ होता है। साथियों, राणा सांगा व बाबर के बीच में संघर्ष की चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन संघर्ष के कारणों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल फैक्ट रटना नहीं है, हमारा उद्देश्य इतिहास को समझना है। तो बाबर व सांगा के मध्य युद्ध के क्या कारण थे? तो पहला कारण जो बाबर खुद बताता है वो है तुजुके बावरी। जो बाबर की आत्मकथा है तुजुके बावरी में राणा पर बाबर संधि भंग करने का आरोप लगाता है। संधि या वचन भंग करने का आरोप लगाया। साथियों, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बावरी में लिखा है कि सांगा के दूत ने काबुल में उपस्थित होकर कहा कि सम्मानित पादशाह, आप दिल्ली की तरफ से इब्राहिम पर आक्रमण करें, सांगा आगरा की तरफ से घेरेगा। मैंने तो इब्राहिम को हरा दिया, लेकिन काफिर सांगा के हिलने का नामो निशान नहीं मिलता। सांगा ने इस संधि का उल्लंघन किया, वचन भंग किया, इसलिए मैंने सांगा के राज्य पर आक्रमण किया। साथियों, ये बात तुजुके बावरी में बाबर लिखता है, लेकिन हम तार्किक ढंग से बाबर की इस बात का खंडन करते हैं। देखो साथियों, जब महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को दो बार हरा चुका है तो उसे बाबर की क्यों मदद लेनी पड़ेगी जब वो खुद 2 बार हरा चुका है? बाबर मेवाड़ पर आक्रमण को, खानवा युद्ध को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसी बात लिख रहा है। महाराणा सांगा के दैनिक दिनचर्या लिखने वाले पुरोहित की डायरी से ये एक तथ्य मिलता है कि बाबर के दूत ने सांगा के समक्ष उपस्थित होकर इब्राहिम के विरुद्ध मदद मांगी। यानी पुरोहित की डायरी ये बताती हमें कि सांगा ने बाबर से मदद नहीं मांगी, बल्कि बाबर ने सांगा से मदद मांगी। अब आप देखो कि विदेशी है बाबर, उसे भारत के किसी राजा से लड़ना है तो वो भारत के ही किसी शक्तिशाली राजा से मदद लेगा। और पूर्व में सांगा इब्राहिम को 2 बार हरा चुका है तो उसका तो मदद लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो पुरोहित की डायरी से यह मिलता है कि बाबर के दूत ने उपस्थित होकर कहा, इब्राहिम के विरुद्ध सांगा मेरी मदद करे। लेकिन सांगा ने मदद का आश्वासन भी दिया, लेकिन सांगा के सामंतों ने कहा, सांप को दूध पिलाने का क्या फायदा, बाद में अपने को ही डसेगा। बाद में सांगा ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम के विरुद्ध बाबर की मदद नहीं की। तो साथियों, बाबर का ये कथन सरासर गलत है। हमने तार्किक आधार पर इसको गलत ठहरा दिया। तो और क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण है साथियों, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। साथियों, बाबर व सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे।
मेवाड़ की सीमा आगरा के उत्तर तक पीलिया खाल गांव तक पहुंच चुकी थी। मेवाड़ की उत्तरी सीमा आगरा के पीलिया खाल गांव तक। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इस नींव को, मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण तभी हो सकता है जब दिल्ली की सीमा पर कोई शक्तिशाली शासक न हो। तो बाबर को हमेशा सांगा की तरफ से भय रहता था कि कभी भी नवोदित स्थापित मुगल साम्राज्य के लिए सांगा खतरा बन सकता है। इसलिए बाबर को सांगा को हराना जरूरी हो गया या उससे युद्ध जरूरी हो गया। तो हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षाओं का टकराव। एक कारण और है साथियों, राजपूत अफगान मैत्री। राजपूत अफगान मैत्री, अफगान मैत्री। साथियों, इब्राहिम लोदी अंतिम अफगान शासक था, सल्तनत काल का अंतिम अफगान। हालांकि दूसरा साम्राज्य शेर शाह सूरी स्थापित करेगा, लेकिन सल्तनत काल का। यहां अफगानों की सत्ता छिन गई और मुगलों ने उनका स्थान ले लिया और मुगल अफगानों को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में थे। इब्राहिम के रिश्तेदार या अन्य जो अफगान सरदार सभी राजपूत सांगा की शरण में आ गए और उन्होंने कहा कि बाबर हमें समाप्त करना चाहता है, आप हमारा नेतृत्व करिए। तो कहते हैं इब्राहिम का भाई महमूद लोदी और मेवात का हसन खां मेवाती सांगा की शरण में आए और सांगा ने उनको बाबर के विरुद्ध शरण दी और उनका नेतृत्व करना स्वीकार किया। तीसरा कारण कहते हैं साथियों चौथा कारण सांगा का सल्तनत के क्षेत्रों पर प्रभुत्व। सांगा का सल्तनत के क्षेत्रों पर प्रभुत्व। साथियों, जैसे कि आपको बताया, सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया और अब मेवाड़ की शक्ति पूरे भारत में एक पहचान बन गई और दिल्ली सल्तनत के आसपास के जो सामंत थे, राजा थे, वो भी सांगा की शक्ति को स्वीकार करने लग गए, उसके सामंत बन गए और उसकी अधीनता में आ गए और उन क्षेत्रों पर सांगा का प्रभुत्व स्थापित हो गया और इसे बाबर ने स्वीकार नहीं किया। लास्ट एक कारण और है साथियों, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, बयाना दुर्ग का महत्व। बयाना दुर्ग साथियों, ये बयाना दुर्ग राजस्थान का प्रवेश द्वार है ये, और ये सांगा के राजनीतिक अधिकार में था, लेकिन बाबर ने इस पर अधिकार कर लिया। तो अब सांगा और बाबर का टकराव अवश्यंभावी हो गया। तो साथियों, ये थे सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के कारण, और इस संघर्ष की शुरुआत बयाना युद्ध से होती है, बयाना की लड़ाई से। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम बयाना की लड़ाई। बयाना लड़ाई लिख रहा हूं, युद्ध नहीं लिख रहा मैं। 16 फरवरी 1527 बयाना भरतपुर में है, भरतपुर में, ये ध्यान रखना। और बयाना पर बाबर ने अधिकार कर लिया। बयाना पर बाबर का किलेदार ये था बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा। साथियों, जैसे बाबर ने बयाना पर अधिकार किया, महाराणा सांगा ने अपनी सैन्य टुकड़ी बयाना के लिए रवाना कर दी और राजपूतों ने बयाना पर आक्रमण कर मुगल किलेदार को यहां से मार भगाया और बयाना पर राजपूतों का अधिकार हो गया।
मेहंदी ख्वाजा जान बचा के भेजा, इसके भागा और इसके साथ एक और सैनिक सरदार था किस्मती शाह मंसूर, और ये सभी सैनिक सरदार अपनी जान बचाकर भागे। और आगे देखते हैं, इसी बयाना की पराजय से भयभीत मुगलों की सेना सांगा से युद्ध लड़ने से इनकार कर देती है। तो साथियों, ये थी एक बयाना की झड़प। इसमें न तो बाबर खुद उपस्थित था, न ही सांगा, दोनों की सेनाएं थी और सांगा ने इस पर अधिकार कर लिया, ध्यान रखना। और मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई इस दुर्ग का किलेदार था। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब जो भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई होने जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा जो है वो रूपवास तहसील वर्तमान भरतपुर जिले में है, भरतपुर। और ये खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ साथियों, 17 मार्च 1527। भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ने वाला ये युद्ध है साथियों, क्योंकि इसी से ही यह सुनिश्चित होगा कि भारत में शासन कौन करेगा। तो इस युद्ध में परिणाम तो आपको पता ही है कि इस युद्ध में मुगलों की अर्थात बाबर की विजय हुई थी, और सांगा की पराजय। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें इस युद्ध में और भी बहुत कुछ पढ़ना है। सिर्फ इसके परिणाम और कारण तक ही सीमित नहीं रहना है, इस युद्ध का घटनाक्रम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों, इस युद्ध के शुरू में क्या घटनाक्रम होता है, सबसे पहले हम घटनाक्रम की बात करते हैं। इस युद्ध के घटनाक्रम और घटनाक्रम पहले बाबर की तरफ से, बाबर की सेना में या बाबर की ओर से क्या घटित हुआ उस पर चर्चा करेंगे। अब क्या है, बयाना की मार से भयभीत मुगल सेना ने खानवा युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। कहा हम नहीं लड़ेंगे, बाबर को कह दिया भाई हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तेरे को लड़ना है तो लड़। बाबर ने कहा मैं किसके सिर पे लड़ूं, मैं तो आपके सैनिक है तभी मेरा अस्तित्व है, सैनिकों के बिना क्या है। सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बयाना के युद्ध में, बयाना की लड़ाई में राजपूतों की अद्भुत वीरता का प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके थे। उन्होंने राजपूतों से एक प्रकार से टेलर देख लिया था कि राजपूत किस प्रकार लड़ते हैं। दूसरा, बयाना से भागकर आए किस्मती शाह मंसूर ने, किस्मती शाह मंसूर, साथियों इस किस्मती शाह मंसूर ने जाकर मुगल सैनिकों को कहा राजपूत युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ते, वो तो मरने या मारने के लिए लड़ते हैं। तो साथियों मुगलों के खेमे में खौफ व्याप्त हो गया, सन्नाटा सा गया कि अब सांगा से कौन लड़े। सभी ने कहा बाबर हम तो अब घर जाना चाहते हैं, यहां मरने नहीं आए। 1.5-2 महीने हो गए काबुल से आए को, पीछे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे बीबियां इंतजार कर रही है, हमें वापस जाने की आज्ञा दे। लेकिन बाबर तो यही सोच के आया था कि या तो भारत का सम्राट बन जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो बाबर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि किस्मती शाह मंसूर जैसे लोगों ने राजपूतों की वीरता की बातें बताकर सेना में पहले ही मनोबल डाउन था, काफी लंबे समय थे, थके हुए थे और काफी
लंबे समय से परिवार से दूर थे तो इसलिए घर जाना चाहते थे। दूसरा, राजपूतों की वीरता से उनके अंदर इतना वह व्याप्त था कि लड़ने को कोई तैयार नहीं था। बाबर खुद अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में लिखता है कि कोई भी वीरता की बात नहीं कर रहा था, सब में निराशा छाई हुई थी। क्या वजीर, क्या दीवान, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था। ऊपर से काबुल से ज्योतिषी आ गया। काबुल से ज्योतिषी कौन? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ रही सही कसर इसने निकाल दी। कहा कि मंगल का तारा, मंगल का तारा, मंगल जो है वो पश्चिम में है और पूर्व से लड़ने वाले मुगल परास्त होंगे। कहते हैं भी इस ज्योतिषी की बात कभी भी झूठी नहीं होती थी। मुगल सेना का मनोबल और ज्यादा बैठ गया। अब बाबर ने सोचा अगर सेना नहीं लड़ेगी तो मैं किसके दम पर यहां पर सत्ता स्थापित करूंगा। तब बाबर के मन में आया क्यों न सेना में एक प्रकार से उसका मनोबल बढ़ाया जाए, कुछ तरकीब सोची जाए। बाबर ने सैनिकों को कहा कि देखो ये हमारे लिए कोई युद्ध नहीं है, ये हमारे लिए जिहाद अर्थात धर्म युद्ध है। सैनिकों ने कहा क्या बाबर मजाक कर रहे हो, रोज शराब पी के सोने वाला धर्म की बातें कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों में शराब पीना धर्म के विरुद्ध माना जाता है, बाबर रोज पैग मार के सोता था और वो धर्म की बातें कर रहा है अब यहां पे। तब सेना ने कहा हमें तेरे से कोई वो लेना देना नहीं है। बाबर ने कहा आप मेरी शराब की आदत से परेशान हो, क्योंकि बाबर शराब पी के मतलब परेशान करता था अपने लोगों को। शराब छोड़ दी बाबर ने, कहा कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा मुंह लगाऊंगा। शराब की सुराइयां तुड़वा दी, सोने चांदी के बर्तन तुड़वाकर गरीबों में बंटवा दिए। और बाबर ने कहा मैं मुसलमानों से लिए जाने वाला व्यापारिक कर तमगा भी भविष्य में नहीं लूंगा। सैनिकों ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं है, तू शराब छोड़, तमगा व्यापारी कर हटा। अरे जिंदा रहेंगे तभी तो ये सब काम में आएगा, हमें नहीं लड़ना। तब बाबर ने अपना पूरी सेना का ध्यान धर्म की ओर केंद्रित किया और एक ओजस्वी भाषण दिया कि देखो साथियों, एक दिन मरना तो सभी को है, जीवित कोई नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का जो अपने धर्म के काम नहीं आ सका। देखो ये लोग काफिर हैं, कौन? जो भारत के लोग हैं, सांगा है, ये लोग काफिर हैं और काफिरों को मारना धर्म युद्ध है। मतलब काफिरों को मारना क्या है? जिहाद है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। हम जिहाद को धर्म युद्ध कहते हैं और मुसलमान जिहाद कहते हैं। कहा कि युद्ध जिहाद है, अगर काफिरों को मारते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह हमें जन्नत बख्शेगा, वहां पर 72 हूरें हमारा इंतजार कर रही होगी पलकें पावड़े बिछाकर। और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो 72 हूरें इंतजार कर रही होगी, जन्नत मिलेगा। अगर विजयी हुए तो भारत भी जन्नत से कम नहीं है। तो फिर सेना में एक नया जोश जागृत हो गया और सभी लड़ने को तैयार हो गई। साथियों, इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति और तोपखाने का इस्तेमाल किया। तोपखाना। साथियों, तुलुगमा पद्धति क्या होता है उसको आगे विस्तार से बताऊंगा एक बार। तुलुगमा पद्धति उसने उज्बेकों से ग्रहण की। उज्बेकों से, उज्बेकिस्तान है ना वर्तमान में, वहां के लोग उज्बेकों से। और तोपखाना जो है उसके 2 तोपची थे, एक तो था उस्ताद अली और एक मुस्तफा।
ये दो बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये ध्यान रखना, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची कौन हैं? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा पद्धति और तोपखाने का इस्तेमाल किया। राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। साथियों, अब हम ये बाबर की जो भी युद्ध से पूर्व का घटनाक्रम है, ये एक बार आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सांगा के खेमे की तरफ चलते हैं। साथियों, अब हम सांगा की खेमे में क्या हो रहा है उसकी तरफ चलते हैं। तो सांगा बयाना के युद्ध के बाद में सेना वापिस सांगा की लौट जाती है, लेकिन बयाना के हार के बाद बाबर ये समझ गया था कि सांगा के साथ अब युद्ध अवश्यंभावी है और बाबर अपनी तैयारियों में जुट जाता है। यहां सांगा ने यही गलती की, बाबर को तैयारी करने का 1 महीना दे दिया। 1 महीना। साथियों, 16 फरवरी को बयाना का युद्ध होता है और ये 17 मार्च को पूरा 1 महीने तक बाबर अपनी सैन्य तैयारियां करता रहा, अपना रसद जुटाता रहा। पानी की व्यवस्था उसने सिकरी में जाके की, फतेहपुर सिकरी में, और उसके बाद में खानवा के युद्ध में आके उसने खाइयां खुदवाई। तुलुगुमा पद्धति मैं बता देता हूं क्या होती है। तुलुगुमा जो मैं बता रहा था आपको, इसमें क्या होता है, जैसे इधर हम बाबर की सेना को रखते हैं, बाबर, और इधर सांगा, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार खाई खुदवा देगा, खाई खुदवा देगा, और इसके पीछे इस प्रकार बैलगाड़ी और ये बैलगाड़ियां हैं। इन बैलगाड़ियों को साथियों आपस में चमड़े की रस्सी से बंधवा दी जाएगी, इस प्रकार कि ये इधर उधर न हो। चमड़े की मजबूत रस्सी से इनको बंधवा दिया, और ये जो बीच में गैप है, इनके बीच में क्या है, इस प्रकार एक तोपखाना यानी तोपची तैनात कर दिए इनके बीच में। यहां तोपची, ये तोपची है, यहां तोपे हैं, और इसमें यहां एक सेना होगी पीछे, और यहां बाबर होगा, ये बाबर होगा, और एक सेना इधर होगी। इधर उन्होंने अपने दोनों प्रसिद्ध तोपचियों को रखा, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली को। इधर सांगा की सेना है, इस प्रकार ये सांगा की सेना है। अब क्या है कि देखो, सीधे आगे खाई होगी और खाई के भी थोड़े पीछे ये लाइन में बैलगाड़ियां होगी, बैलगाड़ियों को रस्सी से बांधा होगा, और उनके बीच में जो गैप है वहां पर तोपची होंगे और बंदूकची तैनात होंगे। और इधर सांगा की जो सेना है वो परंपरागत तलवारों, भालों, धनुष, तीर कमान तलवारों से लड़ रही है। तो ये तुलुगुमा पद्धति है, और युद्ध का परिणाम निर्धारित करने वाली ये पद्धति है। इसी के विपरीत परिणाम आया राजपूतों के इस युद्ध नीति के कारण। आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि मैंने बताया कि यहां सांगा ने 2 गलतियां की। एक तो बाबर को समय दे दिया बयाना युद्ध के बाद 1 महीना। सांगा ने अपनी राजपूतों की पाती पर्वन प्रथा को पुनर्जीवित किया साथियों, राजपूतों की पाती पर्वन प्रथा को। और इस प्रथा के तहत क्या होता है, किसी राजपूत राजा का अगर कोई सैन्य अभियान है या लड़ाई में जा रहा है तो दूसरे राजपूत राजा से वो सैन्य सहायता लेता था आपत्ति के समय, विपत्ति के समय। तो ऐसे ही अब सांगा तो वैसे ही एक शक्ति बन चुके थे, और सभी राजपूताना के शासक सांगा के झंडे के नीचे रहना अपना गौरव समझते थे। तो कहते हैं, कर्नल टॉड ने भी कहा है कि सांगा के अधीन 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 107 सरदार थे। 107 सरदार थे। तो साथियों, अब हम बात करें तो पाती पर्वन प्रथा मैंने बताई कि इसमें सहायता लेनी होती है, और इसमें किस किस राजपुताना के या किन किन शासकों ने सांगा की सहायता की उस पर चर्चा करते हैं। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है,
मेड़ता है, नागौर, जालोर, सिरोही है, वागड़ है, वागड़, यहाँ भी लिख देता हूँ। वागड़ के बाद में जैसे सलुम्बर है, सलुम्बर, सादड़ी बड़ी और गोगुंदा, जगमेर, रायसेन। उसके अलावा अपने बात करें मेवात, इब्राहिम का भाई और इब्राहिम का भाई हो गया। उसके अलावा 2-4 नाम और है, जैसे हाड़ौती है, और 1-2 नाम और मिलते हैं। मैं अभी सभी आपके बीकानेर का देखो, राव जेतसी शासक है, जेतसी शासक तो साथियों जेतसी है, ध्यान रखना, राजा देश जेतसी है, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा, किसको? कल्याणमल को भेजा था। अगर पूछे खानवा युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था, तो जेतसी था, लेकिन इसने अपने किसको बेटे को भेजा? कल्याणमल को। जोधपुर यानी मारवाड़ का शासक कौन था, तो राव गांगा था, राव गांगा, लेकिन किसने किसको भेजा? मालदेव को। मालदेव ने खानवा युद्ध में अपनी 12,000 की सेना से इसकी मदद की। मेड़ता का कौन था साथियों, तो मेड़ता का तो एक तो वीरमदेव मेड़तिया, वीरमदेव, और एक मीराबाई का पिता रतन सिंह हैं। नागौर का खानजादा और जालोर का रामदास सोनगरा। सिरोही का अखेराज, वागड़ का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावल रतन सिंह, चुंडावत, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, जगमेर का अशोक परमार, रायसेन का सलहदी तंवर, मेवात का हसन खां मेवाती, इब्राहिम का भाई महमूद लोदी, और आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा। इधर लिख देता हूं साथियों, दिखाई दे रहा है इधर, आमेर का, इधर मैं लिखता हूं आमेर, और आमेर का पृथ्वीराज कछावा, आमेर का पृथ्वीराज कछावा है। उसके अलावा यहां पर जैसे माणिक चंद चौहान, ये भी नाम मिलते हैं पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और चंद्रभान चौहान। और साथियों मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उन पर थोड़ा गौर करना आप। एक तो रतन सिंह, ध्यान रखना, रामदास सोनगरा, रावल उदय सिंह, रावल रतन सिंह, चुंडावत, सादड़ी का झाला अज्जा, उसके अलावा हसन खां मेवाती, चंद्रभान, माणिक चंद चौहान और पृथ्वीराज कछवाहा। और हसन खां मेवाती मैंने बता ही दिया है साथियों। ये अंडरलाइन क्यों किए हैं मैंने, इसलिए किए साथियों, पाथी परवन प्रथा के तहत सहयोग देने वाले शासकों में जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, उन्होंने वीर गति प्राप्त की खानवा युद्ध में। दोबारा दोहरा देता हूं, पाथी परवन प्रथा के तहत सांगा का किन किन शासकों ने सहयोग किया। बीकानेर के शासक राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल सेना लेकर आया। जोधपुर के राव गांगा ने अपने बेटे मालदेव को भेजा।
मेड़ता का वीरमदेव और रतन सिंह दोनों आए। रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ, अंडरलाइन है वो, वीरगति को प्राप्त है। नागौर का खानजादा, जालोर का रामदयास सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुआ। सिरोही का अखेराज है, वागड़ का रावल उदय सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। सुलुम्बर का रावल रतन सिंह चुंडावत वीरगति को प्राप्त हुआ। सादड़ी का झाला अज्जा वीरगति को प्राप्त हुआ। गोगुंदा का झाला सज्जा, जगमेर का अशोक परमार, रायसेन का सलहदी तंवर, मेवात का हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा वीरगति को प्राप्त हुआ। माणिक चंद चौहान एक साथ व्यक्ति था, एक चंद्रभान चौहान है, वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ। और हड़ौती का भी एक नरबद है, हड़ौती का शासक था, हाडा नरबद, नरबद ये ध्यान रखना, वीरगति को प्राप्त हुए, अंडरलाइन थे। अब इनकी सबकी एक एक खासियत और बताता हूं। वीरगति वाले तो बता दिए मैंने। कहते हैं भी युद्ध शुरू हुआ 17 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे, और राजपूत योद्धा पहला प्रहार इतना भीषण किया कि बाबर की सेना में हाहाकार मच गया। एक समय तो ऐसा लगा कि बाबर की सेना हार जाएगी, लेकिन फिर मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा व उस्ताद अली ने अपनी तोपों का मुंह सांगा की सेना की तरफ खोल दिया। पहली बार राजपूत योद्धा तलवार लेकर तोपों से भिड़े थे। देखो साथियों, इतिहास में तलवार का सामना तोपों से, और आपको पता है कि एक किसी के हाथ में बंदूक हो, छोटी सी पिस्टल हो और सामने 50 जने तलवार लिए खड़े हो तो उनका कुछ नहीं बनता, पिस्टल वाला ही विजयी होता है। लेकिन आप देखो तोपों के सामने तलवार लेकर राजपूत योद्धा, क्योंकि पहले उसने बताया था ना आपको किस्मती शाह मंसूर ने कि राजपूत युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ता, मरने और मारने के लिए लड़ता है। तो साथियों, इस युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया राजपूतों ने। सांगा की बाजुएं भी फड़फड़ाने लगी। सांगा हाथी पर सवार होकर युद्ध मैदान में आ गया। सांगा ने यहां एक गलती की साथियों, जो इस पराजय का एक कारण थी। हाथी पर सवार होने से सांगा शत्रुओं की नजर में स्पष्ट आ गया, और इधर बाबर की सेना में कुशल तोपची हैं, बंदूकची हैं। बंदूक की कला बाबर ने ईरानियों से सीखी। तुलुगुमा पद्धति बाबर ने उज्बेकों से सीखी। दोबारा बता देता हूं, तुलुगुमा उज्बेकों से, और बंदूक की जो तकनीक है वो ईरानियों से, और उसके अलावा बाबर के पास कुशल घुड़सवार थे। हालांकि घोड़े तो भारतीयों के पास थे, लेकिन बाबर जितने, क्योंकि अरबी नस्ल के उधर साइड के घोड़े, मध्य एशिया घोड़े अच्छे माने जाते हैं, तो कुशल घुड़सवार थे, बंदूकची थे, और उज्बेकों से उन्होंने तुलुगुमा पद्धति सीखी, और तोपखाना उनके पास था। प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ध्यान रखना, पूछा गया है कि बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे, तो मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। तो साथियों, तोपों की गर्जना से सांगा के हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे, पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्होंने तोपों के गोलों की गर्जना पहली बार सुनी थी। और सांगा ने गलती की, हाथी पे सवार होकर सांगा की जब बाजुएं फड़फड़ाने लगी तो सांगा से रहा नहीं गया और युद्ध मैदान में आ गया। और साथियों, दुश्मन ने निशाना लगाया, सांगा के आंख में तीर लगा और सांगा मूर्छित हो गया। तब मालदेव ने सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला, और फिर सरदारों ने मंत्रणा की कि अब सांगा घायल हो गए, अगर सैनिकों को सबको पता चल जाएगा कि हमारा राजा घायल हो गया है तब मनोबल डाउन हो जाएगा, अब क्या करें। तो कहा, रतन सिंह चुंडावत से कहा, भाई अब तो आप ही हो इस राज परिवार से संबंधित, रक्त संबंधी, अब आप ही राज चिन्ह धारण करो सांगा के।
तो रतन सिंह, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये राणा लाखा के कुंवर चुंडा की विषम प्रतिज्ञा की ही बात हो रही है साथियों। यहां पे जब रतन सिंह चुंडावत को कहा कि आप रक्त संबंधी हो, आप धारण करो रास्ते ने, तो रतन चुंडावत ने जवाब दिया कि मेरे पूर्वज मेवाड़ का राज्य त्याग चुके हैं, मैं कदाचित एक क्षण के लिए भी राजमुकुट धारण नहीं करूंगा, लेकिन जो भी राजमुकुट धारण करेगा मरते समय तक उसका साथ दूंगा। और इसने यही किया, वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद में साथियों झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किए, सादड़ी के झाला अज्जा ने सांगा के राज मुकुट राज चिन्ह धारण किए और युद्ध मैदान में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, राणा प्रताप के किसने धारण किए थे? झाला मन्ना ने, और सांगा के झाला अज्जा ने। और साथियों यहां से परंपरा बन गई कि सादड़ी, बड़ी सादड़ी वाले जो शासक है, जो घराना है, वो मेवाड़ के राज चिन्ह आज भी धारण करते हैं। ये परंपरा बन गई। और त्याग किसने किया? सलुम्बर वालों ने, चुंडा के वंशजों ने। तो साथियों मालदेव ने सांगा को बाहर निकाला और उसके बाद में सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। यहां मैं लिख देता हूं कहां ले जाया गया, वो सारी बातें मैं यहां लिख दूंगा। अब देखो, सांगा मूर्छित हो गया, मालदेव ने सांगा को बाहर निकाला और सांगा को बसवा ले जाया गया। बसवा दौसा में है साथियों, दौसा में। और अब अभी एक बार यहां अपने वापिस युद्ध में चलते हैं। युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में गया। पहली बार राजपूतों की तलवारों ने तोपों का सामना किया और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। और शाम होते होते बाबर की विजय हुई। बाबर ने राजपूतों के कटे हुए सिरों से मीनारें बनवाई। ये ध्यान रखना, बाबर ने राजपूतों के कटे हुए सिरों से मीनारें बनवाई और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि, ये ध्यान रखना, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध में। साथियों अब हम सांगा की तरफ पुनः लौटते हैं। सांगा को बसवा ले जाया गया और सांगा बाद में होश आया तो सांगा ने कहा, अरे मैं यहां कैसे, युद्ध का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, यानी वो पूछने लग गया। तब सरदारों ने कहा, राणा जी युद्ध तो हम हार चुके हैं। तो सांगा ने कहा, ऐसे कैसे? मैं बाबर को भारत से बाहर निकाले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। सरदारों ने कहा, सांगा राणा जी चित्तौड़ चलिए। लेकिन सांगा ने कहा, मैं बाबर से बदला लिए बिना या उसे बाहर निकाले बिना चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, मैं पगड़ी भी नहीं पहनूंगा आज के बाद। और कहते हैं भी चीरा लपेट के रहे थे, एक सीधा पट्टा लपेट के रहे थे सांगा। और बाद में सांगा रणथंबोर गए। रणथंबोर गए साथियों। और कहते हैं कि रणथंबोर में जब सांगा थे तो सांगा को सूचना मिली, एक मैं यहां बताना भूल गया आपको, मेदिनी राय, चंदेरी का, वही मेदिनी राय, ये निर्णायक है साथियों। चंदेरी मध्य प्रदेश में, यहां का है मेदिनी राय, ये भी लड़ा था, ये भी इस युद्ध में लड़ा था। अब जब सांगा को पता चला कि बाबर ये 1528 में प्रवेश कर गया, अब सांगा चित्तौड़ नहीं गया कभी भी। युद्ध के बाद जो शपथ ली थी कि बाबर को भारत से बाहर निकाले बिना मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, और वो गया भी नहीं। और रणथंबोर चला गया, बसवा में पहले ले जाया गया, यहां होश आया, फिर रणथंबोर। जब सांगा को पता चला कि बाबर जो है, बाबर वो चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है, तो सांगा रणथंबोर से चला चंदेरी के लिए, रणथंबोर से चंदेरी के लिए चला। तो कहते हैं यहां पर सरदारों ने सांगा को समझाया कि हम बाबर से युद्ध करके हमारा कोई अभी भला नहीं होने वाला, हम इतने साथ लड़के भी क्या है कि
कुछ नहीं कर पाए बाबर का, तो अभी हमें नहीं लड़ना चाहिए। समय आने पर हम बाबर को उचित जवाब देंगे, लेकिन अभी हमारे लिए खतरनाक होगा, हमें नहीं लड़ना है। सांगा कहाँ मानने वाला था? सांगा ने कहा नहीं, मैं जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं निकालूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो कहते हैं जो सरदार युद्ध नहीं चाहते थे, मार्ग में कहते हैं भी सांगा को जहर दे दिया। जब सांगा चंदेरी की ओर जा रहा था, रणथंभौर से चंदेरी, तो एक गांव आता है इरिच गांव। यहां पर सांगा को जहर दे दिया गया। अभी जहर, यहां हर चीज देखो साथियों, खानवा युद्ध के बाद में कहां ले जाएगा? बसवा में होश आया सांगा को, सीधा खानवा युद्ध से यहां, खानवा से सीधा बसवा, और बसवा से सांगा रणथंभौर गया। रणथंभौर से जब चंदेरी जा रहा था, चंदेरी पहुंचा नहीं, रास्ते में इरिच गांव में जहर दिया गया। और सांगा जब कालपी पहुंचा, चंदेरी को जाते हुए कालपी आएगा बीच में, और कालपी में सांगा की मृत्यु हुई। कालपी में क्या हुई? मृत्यु, ध्यान रखना, कालपी में मृत्यु हुई। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यहां लिख देता हूं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। और यहां पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जो अशोक परमार ने बनाई। साथियों, इस युद्ध के यानी राजपूतों की हार के कारण क्या थे और इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, राजपूतों की हार के कारणों में सबसे पहला कारण मैं बता देता हूं कि सांगा ने बयाना युद्ध के बाद में 1 महीना मुगलों को तैयारी का दे दिया बाबर को, और ये ही सांगा की पराजय का कारण बना। साथियों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बयाना युद्ध के बाद अगर सांगा मुगलों को तैयारी का अवसर नहीं देते तो सांगा की विजय थी। इसी प्रकार एल्फिस्टन कहते हैं कि यदि राणा मुसलमानों को पहली लड़ाई के बाद ही उन पर आक्रमण कर देता तो सांगा की जीत निश्चित थी। ये एल्फिस्टन कहता है कि बयाना युद्ध के ठीक बाद सांगा मुगलों पर आक्रमण कर देता तो सांगा की जीत निश्चित थी। और ओझा क्या कहते हैं कि सांगा ने मुगलों को तैयारी का अवसर दे दिया। तो साथियों, एक तो ये, दूसरा इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया, तुलुगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी और राजपूत है वो परंपरागत हथियारों से, तलवार, भाला, धनुष, तीर कमान से लड़ रहे थे। बाबर की सेना में कुशल घुड़सवार थे और सांगा की सेना में हाथी अधिक थे, और जाहिर सी बात है घुड़सवार तीव्र गति से आक्रमण कर वापिस आएगा। यानी परंपरागत हथियारों से लड़ रही थी राजपूतों की सेना। दूसरा, राजपूतों की सेना में वीरता का कोई भाव नहीं था, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि राजपूत मरने और मारने के लिए लड़ते थे, लेकिन उनमें संगठनात्मक अनुशासन की कमी थी। सभी अपने अपने सरदार के अधीन थे, समन्वय की कमी थी उनमें, और कुछ की तो आपस में पहले से शत्रुता चली आ रही थी। तो एक तो ये उनमें समन्वय का अभाव था, उधर जो बाबर की जो सेना है वो अनुशासित होकर लड़ रही थी। तो उसके अलावा एक और पराजय का कारण क्या है साथियों? कहते हैं कि यहां पर अंतिम समय में सलहदी तंवर, ये ध्यान रखना, सलहदी तंवर और नागौर का खानजादा ये बाबर की तरफ मिल गए थे, बाबर की तरफ। तो कहते हैं कि खानजादा और सलहदी तंवर ने सांगा के साथ विश्वासघात किया, लेकिन कर्नल टोड मानते हैं कि यह अंतिम समय गए थे जब युद्ध का लगभग परिणाम निश्चित हो चुका था। तो साथियों, ये राजपूतों की पराजय के कारण थे। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के परिणाम क्या निकले। तो परिणाम ये निकले कि राजपूतों की जो सर्वोच्चता है वो समाप्त होगी। हालांकि राजपूतों की शक्ति को पूर्णतः नहीं दबाया गया, क्योंकि बाबर ने
बाबर युद्ध जरूर जीत गया, लेकिन उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। बाबर इतना भयभीत था। साथियों, बाबर ने इस युद्ध को टालने की भी कोशिश की। सलहदी तंवर के मध्यस्थता से वार्तालाप जारी की और यह युद्ध टालना चाहा, लेकिन सांगा के जो वीर सामंत थे उन्होंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। तो बाबर ने युद्ध जीतने के बाद, देखो बाबर को क्या चाहिए था, युद्ध जीत गया, उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहिए था, लेकिन बाबर की हिम्मत नहीं हुई कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर दे। तो अभी इसका मतलब ये युद्ध जरूर हारे, लेकिन राजपूतों की शक्ति को पूर्णतः नहीं कुचला गया, पूर्णतः नहीं दबाया जा सकता। हाँ, अब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुनिश्चित हो गई, जो पानीपत के युद्ध से पड़ी थी वो अब सुदृढ़ हो गई। और यहां पर भारत में एक हिंदू शासक का जो एक शासन सत्ता स्थापित करने का एक प्रबल दावेदार था महाराणा सांगा, वो चीज अब नहीं रही। यानी सांगा जो एक उसमें क्षमता थी कि भारत का एक छत्र शासक बन सकता था, लेकिन राजपूतों ने यह अवसर गंवा दिया। तो साथियों, महाराणा सांगा में वीरता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ इस प्रकार की युद्ध में गलतियां रही या भूल रही, या यूं कहें बाबर की तुलना में तकनीकी रूप से या एक प्रकार से संगठनात्मक अनुशासन की दृष्टि से राजपूतों की थोड़ी कमी रही, और जिसका फायदा बाबर को मिला। और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और भारत के इतिहास की एक नई धारा इस युद्ध से चल पड़ी। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।